Hello friends, today we will discuss about the properties of the ROC for jet transforms. Simply in our last lecture we noticed how we can find the jet transform of given signal or a system. Uh, Along with this jet transform we have to define the ROC, and simply we need to know the properties of ROC for that jet transform. The first property of our jet transform is the ROC of x of z of any jet transform does not contain any pole, मीन्स कि जो ROC है उसमें कोई भी पोल हमारा पार्ट नहीं होगा. Second, the ROC of x of z consists of a ring in the z plane centered about the origin. और जो भी हमारे पास x of z की ROC होगी उसमें एक रिंग फॉर्म होगी, और जो उसका रिंग का सेंटर होगा दैट इज ओरिजिन ऑफ आवर z प्लेन. थर्ड, इफ x of n इज अ फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल, कि मेरे पास जो xn है वो एक फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल गिवन है, मींस xn is 0 except in a finite interval, कि एक फाइनाइट इंटरवल के अलावा xn की जितना भी एम्पलीट्यूड होगा वो हमारे पास 0 होगा. तो एक फाइनाइट इंटरवल के बीच में xn हमारे पास नॉन जीरो वैल्यूज होंगी. तो ये मेरे पास फाइनाइट इंटरवल क्या हो सकता है, इट इज n1 टू n2, और हमारे पास n क्या होगा इन बिटवीन दिस इंटरवल n1 टू n2. Then the ROC is the entire jet plane. In that case हमारे पास ROC क्या होगा, that ROC is the entire jet plane. Complete jet plane मेरे पास ROC होगा except possibly at z is equal to 0 and or z is equal to infinity. इन दो कंडीशन में से एक होगी. अगर मेरे पास राइट साइडेड सिग्नल है फाइनाइट ड्यूरेशन का, तब z is equal to 0 is not a part of my ROC. अगर लेफ्ट हैंड साइड का सिग्नल है मेरे पास, इन दैट केस मेरे पास z इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई ROC. और अगर मेरे पास कंबाइंड सिग्नल है, मींस कि लेफ्ट एंड राइट साइड का कंबाइंड सिग्नल है, इन दैट केस एंटायर जेड प्लेन मेरे पास ROC होगा एक्सेप्ट दिस टू पॉइंट्स z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू इन्फिनिटी. फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल्स, की अब मेरे पास अगर इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल्स अवेलेबल हैं, in that case my ROC will depend upon whether my signal is a right sided sequence or it is a left sided sequence. इन थर्ड केस मेरे पास कंबाइंड सीक्वेंस हो सकते हैं जिसमें कि लेफ्ट साइडेड पार्ट भी होगा और मेरे पास राइट साइडेड पार्ट भी होगा. तो फर्स्ट केस जब मेरे पास एक्सन इज राइट साइडेड सीक्वेंस है, इन दैट केस माय ROC इज मोड ऑफ जेड शुड बी ग्रेटर देन आर ऑफ मैक्स, और मेरे पास जो जेड होगा मोड ऑफ जेड दैट शुड बी इन बिटवीन आर मैक्स टू इन्फिनिटी. तो हम चेक कर सकते हैं कि सपोज मेरे पास दो वैल्यूज आती हैं आर की, R1 एंड R2. R1 सपोज मेरे पास 3 आ रहा है एंड R2 मेरे पास 4 आ रहा है. इन दैट केस मेरे पास जो ROC होगी इन दैट केस दैट इज मोड ऑफ जेड शुड बी ग्रेटर देन R2. R2 मेरे पास दोनों में से मैक्सिमम है, 3 एंड 4 में से 4 इज मैक्सिमम. तो मेरे पास ROC क्या हो जाएगी, मोड ऑफ जेड शुड बी ग्रेटर देन 4. चेक कर सकते हैं कि अगर मैं अपना जेड प्लेन बनाता हूं तो जेड प्लेन में मेरे पास इमेजिनरी पार्ट होगा और रियल पार्ट होगा जेड का. तो इसमें मेरे पास एक सर्कल बनेगा. सर्कल का रेडियस क्या होना चाहिए, दैट शुड बी आर मैक्स. अगर इसका केस लेते हैं तो 4 का मेरे पास सर्कल बनेगा, और इसके आउटसाइड का जो भी रीजन होगा दैट इज माय वैलिड ROC in this case when our signal is right sided sequence. इन सेकेंड केस मेरे पास क्या हो सकता है कि मेरे पास जो सीक्वेंस गिवन है दैट इज लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस. इन दैट केस माय ROC इज मोड ऑफ जेड शुड बी लेस देन आर मिनिमम. मुझे एक सर्कल क्रिएट करना है अगेन. उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज ऑफ रेडियस जो भी मेरे पास आएंगे उनमें से जो भी मेरे पास मिनिमम वैल्यू होगी उस मिनिमम वैल्यू का मुझे रेडियस क्रिएट करना होगा, और उसके अंदर का जो भी पार्ट होगा inside of that circle that is my valid ROC in this case when our signal is given signal is left sided sequence. तो अगेन मुझे जेड प्लेन में एक सर्कल बनाना होगा जिसका रेडियस क्या होगा R मिनिमम, और इनसाइड दैट एरिया
इज माई वैलिड ROC रीजन। अगर थर्ड केस में मुझे कंबाइन सीक्वेंस गिवन है कि मेरे टू साइडेड सीक्वेंस गिवन है, लेफ्ट पार्ट भी है और मेरे पास राइट पार्ट भी है, उस केस में जो मेरी ROC होगी दैट इज कम्बिनेशन ऑफ दिस टू पार्ट्स। कि मेरे पास Z क्या होना चाहिए, R ऑफ मैक्सिमम से ग्रेटर देन होना चाहिए और मेरे पास R ऑफ मिनिमम से लेस देन होना चाहिए। तो मीन्स मोड ऑफ Z शुड बी ग्रेटर देन R ऑफ मैक्स एंड शुड बी लेस देन R ऑफ मिनिमम। तो इन दैट केस मेरे पास दो कंडीशंस क्रिएट होंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि मैं दो सर्कल बना लूं। फर्स्ट सर्कल जो है मेरे पास इस केस में क्या होगा, आर मिनिमम के लिए, एंड सेकंड सर्कल फॉर आर मैक्स। और फर्स्ट केस में हम क्या ले रहे हैं, जो भी मेरे पास आर मैक्स है दैट इज ग्रेटर देन आर मिनिमम। तो मीन्स कि मेरे पास फर्स्ट केस के थ्रू क्या होना चाहिए, आउटसाइड दिस सर्कल आर मैक्स से ग्रेटर होना चाहिए, जो मेरे पास एरिया आना चाहिए वो मेरे पास वैलिड एरिया होगा। और सेकंड केस के इस केस के अकॉर्डिंगली मेरे पास क्या होना चाहिए कि जो इनसाइड ऑफ माय सर्कल है दैट शुड बी वैलिड ROC। बट कंबाइन सिग्नल के लिए मुझे एक ओवरलैप एरिया रिक्वायर्ड होगा कि मेरे पास जो ओवरलैप एरिया है दैट इज माय वैलिड ROC। तो इस केस में फर्स्ट केस में हम देखेंगे कि हमारे पास कोई भी ओवरलैप एरिया नहीं आएगा। तो मीन्स दिस केस इज नॉट अ वैलिड ROC केस। कि मेरे पास अगर आर मैक्स ग्रेटर देन आर मिनिमम हो तो दैट इज नॉट अ वैलिड ROC, इट इज अ इनवैलिड ROC। सेकेंड केस में हम चेक कर सकते हैं कि व्हेन आवर आर मैक्स इज लेस देन आर मिनिमम। तो इस केस में आर मैक्स से आउटसाइड जो मेरे पास एरिया होगा दैट इज वैलिड ROC, और जो मेरे पास आर मिनिमम से इनसाइड की तरफ जो भी एरिया होगा दैट इज माय वैलिड ROC फॉर सेकंड केस। तो मींस इन दोनों का कंबाइन ओवरलैप एरिया क्या होगा विद इन दिस टू सर्कल्स, इन दोनों के बीच का जो सर्कल का एरिया दैट इज माय ओवरलैप एरिया। तो मींस दैट ओवरलैप एरिया इज माय वैलिड ROC। तो दिस केस इज अ वैलिड ROC फॉर टू साइडेड सीक्वेंस एंड दिस केस इज अ इनवैलिड ROC। तो हमें इसको कभी भी कंसिडर नहीं करना, हमें सिर्फ इस वैलिड केस को ही डिफाइन करना है व्हेन आवर आर मैक्स इज लेस देन आर मिनिमम। इसी केस में हमें वैलिड ROC मिलेगी। नाउ सेकंड वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन Z transform and Laplace transform. As we know that we can use Laplace transform to analyze the continuous signals, whereas we can use Z transforms to analyze discrete signals. So basically it is for continuous time domain signals and this one is for discrete time domain signals कि Laplace हम continuous time domain signals को analyze करने के लिए यूज कर रहे हैं और Z transform हम discrete time signals को analyze करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो सिंपली हमें दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कब हम लैप्लास को कैसे हम लैप्लास और जेट ट्रांसफॉर्म को आपस में यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल गिवन है एक्स ऑफ टी, उसको हम इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कैसे यूज कर पाए। तो हम अगर अपने सिग्नल को एक्स टी को सैंपल आउट कर दें या इसको डिस्क्रिटाइज कर दें बाय टेकिंग टी इज इक्वल टू एन टी, हम अपने सिग्नल को डिस्क्रिटाइज कर दें बाय टेकिंग टी इज इक्वल टू एन टी और टी की जगह पे हम रिप्लेस कर दें नाउ एन टी। तो हमें एक अलग सिग्नल मिलेगा दैट इज एक्स ऑफ स्टार टी, दैट इज नाउ डिस्क्रिटाइज वर्जन ऑफ माई कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स टी, which can be expressed as summation n is equal to minus infinity to positive infinity x of nt multiplied by delta t n minus delta t minus nt, that is my shifted version of impulse signal। कि हम जो भी सिग्नल गिवन है उसको हम उसके शिफ्टेड इम्पल्स से मल्टीप्लाई कर दें और अपने सिग्नल को हम इन टर्म्स ऑफ शिफ्टेड इम्पल्स सिग्नल राइट अप कर लें। तो अब इस कॉन्टिन्यूस सिग्नल का विच इज इन टर्म्स ऑफ माई डिस्क्रिटाइज सिग्नल, उसका अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो हम चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एक्स स्टार टी। इट इज एक्स ऑफ स्टार एस summation n is equal to minus infinity to infinity x of nt multiplied by e की पावर minus n ts। सिंपली डेल्टा t is equal to 1
हम पुट कर लें तो दैट इज माई लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन टी। जो भी सिग्नल गिवन है उसको ई की पावर माइनस एन टी एस से मल्टीप्लाई कर दें। सेकंड, अगर हम इस सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करके देखें, डिस्क्रीट सिग्नल है, डिस्क्रीट सिग्नल का अगर हम जेड ट्रांसफॉर्म निकालें तो क्या होना चाहिए, इट इज एक्स ऑफ जेड। जो भी सिग्नल गिवन है उसको हम जेड पावर माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दें और सम अप कर दें फॉर कंप्लीट रेंज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। नाउ वी कैन कंपेयर दिस टू इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों में चेक कर सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ कहाँ पर हमारे पास हमें कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा, दैट जेड इज इक्वल टू ई की पावर माइनस सॉरी ई की पावर पॉजिटिव एंड तो दोनों में है ई की पावर टी एस। तो सिंपली अगर हम जेड को रिप्लेस कर दें ई की पावर टी एस से, या फिर हम ई की पावर टी एस को रिप्लेस कर दें विद जेड, तो वी कैन कन्वर्ट आवर लैप्लास ट्रांसफॉर्म इनटू जेड ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म इनटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय इंटरचेंजिंग दिस टू वैल्यूज। तो सिंपली हम किसी भी लैप्लास को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू जेड ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू आवर लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सिंपली कन्वर्जन हमारे पास किसके थ्रू होगी, बाय यूजिंग दिस when z is equal to e की पावर ts। z ट्रांसफॉर्म है तो z की जगह पे आप e की पावर ts पुट कर दें। अगर लैप्लास गिवन है तो e की पावर ts की जगह पे हम z पुट कर दें। तो सिंपली वी कैन कन्वर्ट आवर लैप्लास इनटू z ट्रांसफॉर्म और z ट्रांसफॉर्म इनटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म। बट हमारे पास एक एजम्पशन थी, हमारे पास वो एजम्पशन क्या है, दैट इज विद द अंडरस्टैंडिंग दैट फंक्शन एक्स टी, जो भी हमें टाइम डोमेन सिग्नल गिवन था, कॉन्टिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल, उसको हमने इनिशियली सैंपल्ड और डिस्क्रिटाइज कर लिया। तो हमें लैप्लास निकालने से पहले अपने कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को फर्स्ट डिस्क्रिटाइज सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया बाय पुटिंग t इज इक्वल टू एन टी टू गेट दिस x स्टार t। तो दैट इज आवर एजम्पशन एंड बिफोर टेकिंग Laplace transform. So simply we can have this relationship x of z, our z transform is now equal to x of star s when s is equal to, when जब हम s की जगह क्या पुट कर रहे हैं, e की पावर ts is equal to z। अगर हम इस कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं तो हम अपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म को z ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली वी नो दैट s is equal to sigma plus j omega, it is a real part plus imaginary part and we can say that it is a rectangular plane, कि मेरे पास rectangular plane होगा और हम अगर इसके थ्रू z में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो z इज इक्वल टू व्हाट, z इज इक्वल टू e की पावर एस टी। जो भी मेरे पास यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन बना तो हम s की जगह क्या पुट कर दें, सिग्मा प्लस j ओमेगा। वी कैन राइट दैट e की पावर सिग्मा t मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर जे ओमेगा टी। दो एंगल है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू एक्सपोनेंशियल्स। तो दैट इज नाउ आवर पोलर फॉर्म। तो सिंपली अगर हम दोनों का मैग्नीट्यूड कंपेयर करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, मोड ऑफ जेड शुड बी इक्वल टू ई की पावर सिग्मा टी, दैट इज माई मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। Second, we need to map our Laplace plane to Z plane। हमें अपने Laplace plane और Z plane को भी मैप करना होगा when we are converting our Laplace domain to Z domain। जब भी हम Z domain to Laplace domain to Z domain में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें अपने प्लेन्स की भी मैपिंग करनी होगी। तो मेरे पास S plane क्या होना चाहिए, S plane इज बेसिकली सिग्मा प्लस जी ओमेगा, ऑन एक्स एक्सिस हमारे पास इसका क्या होगा, सिग्मा, और वाई एक्सिस पे जी ओमेगा। और जेड प्लेन हमारे पास क्या होना चाहिए, इट इज द पोलर। तो पोलर फॉर्म में मेरे पास रियल पार्ट का आना चाहिए ऑन एक्स एक्सिस और हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो सिंपली हमें पता है कि फॉर अ स्टेबल सिस्टम, तो जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इमेजिनरी एक्सिस लाई कर रहे हैं तो मीन्स इट इज आवर स्टेबल रीजन। अगर हमारे पास रूट्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस लाई कर रहे हैं ऑन जे ओमेगा एक्सिस मीन्स इट इज अ मार्जिनली स्टेबल और क्रिटिकल स्टेबल सिस्टम।
और अगर कोई भी एक रूट मेरे पास राइट साइड में आ जाता है ऑफ दिस एस प्लेन, तो मीन्स आवर सिस्टम इज अ अनस्टेबल सिस्टम। तो सिंपली अब इन तीनों रीजन्स को हमें अपने जेड प्लेन में भी मैप करना है। तो जेड प्लेन में स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया क्या होता है कि इफ एनी रूट लाई विद इन दिस यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मीन्स कि मैंने एक सर्कल क्रिएट कर लिया ऑफ रेडियस 1, दैट इज यूनिट सर्कल। अगर इसके अंदर मेरे पास रूट्स लाई करते हैं तो मीन्स इट इज अ स्टेबल रीजन। अगर ऑन द सर्कमफ्रेंस मेरे पास रूट्स लाई कर रहे हैं तो मीन्स इट इज अ मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। और आउटसाइड दिस यूनिट सर्कल मेरे पास अगर रूट्स लाई कर रहे हैं तो मीन्स इट इज अ अनस्टेबल रीजन। तो मैपिंग के लिए मेरे पास नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो भी मेरे पास स्टेबल रीजन है तो वो एस प्लेन में मेरे पास स्टेबल रीजन जेड प्लेन के स्टेबल रीजन के साथ में मैप करना चाहिए। तो मीन्स जो लेफ्ट साइड है मेरे पास एस प्लेन में, तो वो मैप किसके साथ होनी चाहिए, इट शुड मैप इनसाइड द यूनिट सर्कल। जो भी यूनिट सर्कल है उसके इनसाइड मैप होना चाहिए मेरे पास। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम एस प्लेन में मेरे पास मैप होना चाहिए टू मार्जिनली स्टेबल रीजन इन माई जेड प्लेन। तो मीन्स जे ओमेगा एक्सिस मेरे पास किसके साथ मैप होगी, विथ द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का सर्कमफ्रेंस है इसके ऊपर मैप होगी। देन अनस्टेबल रीजन, जो भी मेरे पास अनस्टेबल रीजन गिवन है वो मेरे पास किसके साथ मैप होना चाहिए, अनस्टेबल रीजन टू अनस्टेबल रीजन, मीन्स अनस्टेबल इन एस प्लेन टू अनस्टेबल इन जेड प्लेन। तो राइट साइड ऑफ दिस एस प्लेन शुड मैप विद द आउटसाइड ऑफ दिस यूनिट सर्कल। इस यूनिट सर्कल के आउटसाइड का रीजन मेरे पास मैप होगा विद दिस राइट साइड ऑफ दिस माई एस प्लेन। तो सिंपली मेरे पास तीन कंडीशन होंगी, फर्स्ट स्टेबल टू स्टेबल रीजन, सेकंड मार्जिनली स्टेबल टू मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, एंड अनस्टेबल टू अनस्टेबल रीजन मेरे पास मैपिंग होगी। थैंक यू फॉर टुडे।